start my video. In this video, we are going to discuss the introduction of polynomials for the class 10th. आपने क्लास 9th के अंदर जो है polynomials पढ़ा हुआ है और क्लास 10th के अंदर भी आप polynomials को पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है इंट्रोडक्शन पार्ट स्किप कर देते हैं या उनका बेस कमज़ोर होता है। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनका बेस कमज़ोर है या बहुत ही बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम इन आवर माइंड इज़ व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। तो मैंने यहाँ पे आपको एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन लिख के दी है। अ पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। तो यानी कि जो एक पॉलिनोमियल होता है वो क्या है, वो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन अगर आपको नहीं पता तो आपको पहले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जानने की ज़रूरत है, ठीक है। इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर क्या होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अब अगर मैं पॉलिनोमियल वर्ड को थोड़ा ब्रेक डाउन करूँ तो पॉलिनोमियल में दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। पॉलिनोमियल जो वर्ड है दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, जिसमें पहला है पॉली, ठीक है, और दूसरा होता है नोमियल। तो जो पॉली वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मैनी, और नोमियल के दो मीनिंग निकल के आते हैं, एक होता है टर्म या फिर नेम। तो आप ये कह सकते हैं पॉलिनोमियल को कि कोई भी ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं, यानी मैनी टर्म्स होती हैं, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इसके अलावा दूसरी डेफिनेशंस भी हो सकती हैं, तो आप अपने हिसाब से बना लेना, ये ईजीएस्ट है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ज़रा इसको देखते हैं। जो पॉलिनोमियल होते हैं, पॉलिनोमियल की कैटेगरीज बनाई जाती हैं। इसको हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। पहला तो नंबर ऑफ़ टर्म्स के बेसिस पे, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, नंबर ऑफ़ डिग्री के बेसिस पे। तो ये नंबर ऑफ़ टर्म्स वाला हम क्लास 8th में भी पढ़ते हैं, 7th में भी पढ़ते हैं, इसको अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। और डिग्री के बेसिस पे हम 9th क्लास में पढ़ लेते हैं इसको। तो जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ टर्म्स के बारे में, तो आपने पढ़ा होगा जिसमें आता है मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है और ट्राइनोमियल होता है। कहने का मतलब क्या है, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो एक प्रीफिक्स होता है और जिसका मतलब होता है वन, ठीक है। तो मोनोमियल का मतलब है कि एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक सिंगल टर्म होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ नीचे, 2x एक सिंगल टर्म है, तो ये मोनोमियल है। 5 जो है वो एक सिंगल टर्म है, मैंने सबको कॉमा से सेपरेट किया हुआ है, इसका मतलब ये इंडिविजुअल्स हैं। 2x, 5, xy, 2xz या फिर abc, ये सारे के सारे जो इंडिविजुअल हैं ये एग्जाम्पल हैं मोनोमियल के। इसी तरीके से अगर मैं बाइनोमियल की बात करूं, तो जो बाइनोमियल होता है, बाई का मतलब होता है 2 और नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म। यानी एक ऐसा जो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म मिलती हैं। जैसे पहली टर्म कौन हो गई, x, दूसरी कौन हो गई, y। सर दो कैसी हो गई, क्योंकि इनके बीच में एक साइन यूज़ हुआ है प्लस का। माइनस या प्लस अगर होगा तो वो उनको टर्म्स को सेपरेट करने का काम करता है। तो आपके पास दो टर्म्स होगी, एक x और एक y है, तो ये बाइनोमियल हो गया। ऐसे ही a+2b, पहली टर्म a हो जाएगी, दूसरी टर्म आपकी 2b हो जाएगी, तो ये आपका क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। ऐसे ही x-3z और x+10z जो है आपके पास इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जब हम आते हैं ट्राइनोमियल में, तो ट्राइनोमियल में जो ट्राई वर्ड होता है इसका मतलब होता है 3। नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म्स। यानी एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म होती है, जैसे a, y, z, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है कि x, y, z लें, आप कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका a+2b-3c और नीचे 10p-2q+4r। तो ये सारे जो हैं ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल हैं। उसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट होता है डिग्री का, ठीक है। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, अगर किसी को नहीं पता है कि डिग्री क्या होती है तो आपको बता दूं कि किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो आपकी सबसे बड़ी पावर होती है टर्म की, यानी आपने कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखा, उस पॉलिनोमियल में आपने टर्म्स देखी, उन टर्म्स में वेरिएबल की पावर, ध्यान रखना नंबर की पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें क्या देखना है कि जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उसकी सबसे बड़ी पावर क्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री भी आपकी अलग अलग तरीके की हो सकती है। जैसे किसी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो ज़ीरो हो सकती है। ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, ज़ीरो, उसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास,
कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये MCQ में आने वाली चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना है। अगर डिग्री 1 है किसी पॉलिनोमियल की तो उस पॉलिनोमियल का नाम कैसा होगा? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे उसको। अगर डिग्री हमारे पास जो है 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर डिग्री 3 होती है, मैंने यहाँ पे शायद स्किप कर दी है, अगर डिग्री 3 होती है तो उसे क्यूबिक बोलते हैं। अगर डिग्री 4 होती है तो उसे बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक जो है QUARTIC क्वार्टिक जो है पॉलिनोमियल बोलते हैं। और अगर डिग्री हमारे पास 5 होती है तो इसे क्विंटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। आपको सिर्फ यहाँ क्यूबिक तक याद रखना है ज़्यादा से ज़्यादा। इस चैप्टर के अंदर जो हमारा मेन फोकस होता है वो क्वाड्रेटिक पे ही रहता है, यानी हमें डिग्री 2 वाले पे ही ज़्यादा फोकस करना होता है। फिर आता है कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स क्या होते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स जो होते हैं इसकी डेफिनेशन ये होती है कि आपके पास द नंबर और वेरिएबल प्रेजेंट इन मल्टीप्लिकेशन विद द आस्क्ड थिंग इज़ कॉल्ड द कोफिशिएंट। जैसे मेरे पास ये जो है एक्सप्रेशन दे दिया 2x² में से पूछा कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², तो आपके सामने जो नंबर है 2 वो मल्टीप्लिकेशन में है x² के साथ, तो ये जो 2 होगा इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x², या कह दो कि 2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। अब मैंने ये जो लिखा हुआ है आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि -5x³ + 11y⁴। अब मेरे से दो तरीके से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। बोला कि भाई बताओ आप x³ का जो है वो जो है कोफिशिएंट क्या है, तो x³ के आगे कौन है? -5 है, सो -5 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x³। वैसे ही y⁴ का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 11। यानी जो भी नंबर आपका सामने लिखा हुआ होगा जिसके बारे में पूछा गया है वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे लिखता 10xyz, उनमें से पूछता व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म xyz, तो जो भी नंबर उसके सामने होता हम वो बोल देते। अब जो हमारा मेन फोकस रहता है, मैंने अभी जस्ट बताया कि इस चैप्टर के अंदर जो मेन फोकस है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर रहता है। और किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो मेन चीज़ है या मेन उसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये रहता है। px का मतलब होता है, p का मतलब है पॉलिनोमियल और ब्रैकेट में x का मतलब है इन टर्म्स ऑफ x। यानी जो भी पॉलिनोमियल आप लिखोगे आप उसे x के टर्म्स में लिखोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ax² + bx + c, जहाँ पे a b और जो c है ये आपका क्या है? ये आपके इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो a है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। आपका b c दोनों ज़ीरो हो सकते हैं लेकिन a का ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर a ज़ीरो हो गया तो भैया आपके पास बचेगा bx + c, फिर ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इसमें नोट करने वाली चीज़ क्या है? नोट करने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि डिग्री होती है किसी भी एक्सप्रेशन की या किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की, जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट पावर होती है उसमें टर्म की। तो जितनी डिग्री आएगी उतने ही उसके सॉल्यूशन यानी ज़ीरोज़ या रूट्स आएंगे। और ये ज़ीरो और रूट कहने का मतलब क्या है? ये होते हैं जी आपके वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। यानी जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x है ऊपर। इसमें आप देखो ये जो चीज़ है इसके अंदर कौन है? यहाँ पे x वेरिएबल है। तो यहाँ पे यानी कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा इक्वेशन बना के तो मुझे x की वैल्यूज़ मिलेंगी। तो x की जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? ज़ीरोज़ बोल देंगे या फिर रूट्स बोल देंगे। हालांकि दोनों चीज़ें सेम होती हैं लेकिन निकालने के मेथड अलग होते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमें कौन कौन से मेथड देखने को मिल सकते हैं या कौन से मेथड हमें सीखने होंगे? तो यहाँ पे आपको जो बहुत पहले से आप सीखते आ रहे हो, एक तो यहाँ पे भैया आपको ध्यान रखना पड़ेगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो यही चीज़ सीखनी है कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं आती तो प्लीज़ इसको सीखिए। फिर क्लास 9th के अंदर आपने सीखा होगा एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़, जैसे +b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। तो ये जो चीज़ें आप सीखते हो ये यहाँ पे काम आएंगी। और ये क्यों यूज़ होती हैं? ताकि आप फैक्टराइज कर पाओ चीज़ों को। आपके पास एक्सप्रेशन होगा, उसको फैक्टराइज करने के लिए, ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग या एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना पड़ता है। अभी जो मैंने बोला आपको इसके अंदर कि भाई जो आपके पास है इसमें रूट्स या ज़ीरोज़ होते हैं वो कैसे निकालने होते हैं या क्या चीज़ है वो। यहाँ पे मेन जो फोकस है, मेन फोकस देखो इसके ऊपर है। मैंने बोला ना मेन फोकस किसके ऊपर है? ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पूरे चैप्टर में हम इसी के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बोला कि जो आपके पास ये है ना यहाँ पे कि ज़ीरोज़ रूट्स जो होते हैं, तो आपको एक पॉलिनोमियल दे के रखेगा px = ax² + bx + c = 0। ये एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्योंकि इक्वल मैंने क्या लगा दिया? 0।
तो जब मैं इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करूँगा, चाहे मैं मिडल टर्म से करूँ, चाहे अलजेब्राइक आइडेंटिटी से करूँ, तो मुझे x की जो है 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है भैया, इसकी डिग्री है 2। आप देखो x के ऊपर जो पावर है वो कितनी है 2, तो हाईएस्ट पावर को ही क्या बोलते हैं, डिग्री। तो इस पूरे की डिग्री क्या हो गई 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना भैया, क्वाड्रेटिक का मतलब है उसकी डिग्री 2 है। तो जितनी डिग्री होती है उतनी ही जो है वेरिएबल की वैल्यूज़ आती हैं या आंसर्स आते हैं उसके। तो यहाँ पे जो पहला आंसर आएगा, यानी x की जो पहली वैल्यू होगी उसको हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे ये साइन जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं अल्फ़ा। मैंने नीचे लिखा हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सिंबल होता है अल्फ़ा और ये वाला क्या होता है, बीटा। तो पहली वैल्यू जो भी आएगी उसे नाम दिया जाएगा अल्फ़ा, और दूसरी जो वैल्यू आ जाएगी उसको देंगे बीटा। क्या सर पहले बाद में कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहली जो वैल्यू है उसको बस कन्वेंशन के तौर पे हम क्या बोल देते हैं, अल्फ़ा, दूसरे को बोल देते हैं बीटा। तो सर इसका लेना देना क्या है? देखो अल्फ़ा एंड बीटा नंबर्स होते हैं, इससे वो मत सोचना कि ये कुछ अलग ही चीज़ है। अल्फ़ा एंड बीटा नंबर्स होते हैं, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे आपको पता लगता रहेगा। अब इसमें इनका करना क्या है, आप अल्फ़ा को प्लस करेंगे बीटा में, तो इसको बोलेंगे हम सम ऑफ ज़ीरोज़। क्यों बोलेंगे सर? क्योंकि अल्फ़ा एंड बीटा क्या थे, एक्स की वैल्यूज़ थी। एक्स की वैल्यूज़ क्या हैं, ज़ीरोज़ होती हैं या रूट्स होती हैं। तो यहाँ पे हमें बोलेगा सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। ये जो डॉट लगा हुआ बीच में, ये मल्टीप्लिकेशन को रिजेंबल करता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये जो आपकी इक्वेशन है, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये जो पूरी इक्वेशन है, जब मैं इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज करता हूँ तो ये हमारी इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आप लिखेंगे सम, बाहर लिखेंगे एक्स प्लस प्रोडक्ट। सम किससे रिजेंबल हुआ था भैया, अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे जहाँ सम लिखा हुआ है इसकी जगह लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, और जहाँ प्रोडक्ट लिखा हुआ वहाँ लिख देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। ये क्यों बताया गया? क्योंकि आपको क्वेश्चन आएगा कि आपको सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है और बोलेगा कि फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका ये सम एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन अब आता है। मेन चीज़ ये है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमें मतलब कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखो सबसे पहले आपको जो है एमसीक्यू के अंदर बोलेगा कि आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल। ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस बहुत ही लो होते हैं, 10 to 20%, क्योंकि ये 9th क्लास में आपको सिखा दिया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पॉलिनोमियल जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाएगा एमसीक्यू में, अगर बाई चांस आया, वरना इसका कोई चांस है नहीं। दूसरा जिसके 50-50 चांस है वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछ लिया जाता है। आपको एक पॉलिनोमियल पकड़ा देगा, बोलेगा बताओ भैया इसकी डिग्री कितनी है। डिग्री मैंने क्या बोला, सबसे बड़ी जो पावर होती है किसी भी जो है टर्म की, उसको हम बोलते हैं डिग्री। ठीक है, दूसरा फैक्टराइज करने के लिए आपको आता है कि गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कीजिए, ये आप पहले भी कर चुके हैं 9th क्लास में। फिर ज़ीरोज़ या रूट्स निकालने के लिए ये मेन है भाई, जो मैंने ये येलो कर रखे हैं यहाँ पे, ये येलो वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मेन है हमारा मेन मोटिव ये है कि आपको ज़ीरोज़ निकालने आने चाहिए, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इस पर स्टार लगा लो। तो ये क्या है, आपने पहले क्या करोगे, आप ज़ीरोज़ या रूट्स निकालोगे, फिर उसको रिलेशनशिप वेरीफाई करोगे उसके कोफिशेंट के साथ। कोफिशेंट किसको बोलते हैं भाई? कोफिशेंट वही जो मैंने अभी ऊपर लिखा था कि ABC। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक बार, आजा ये जो है ये आप देख पाएंगे यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, A, B और C, इनको कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो इनका अल्फ़ा, देखो इस अल्फ़ा बीटा का इस A, B, C के साथ क्या रिलेशन होता है, इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है आप रिलेशनशिप वेरीफाई करोगे तो ये करीबन आपको जो है 3 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन ये यहाँ से आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर का होता है, फाइनल के बोर्ड तक भी ये क्वेश्चन चलता रहता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या आता है, ये लास्ट वाला, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ 1 0 इज़ गिवन। आपको एक 0, देखो भैया एक क्वाड्रेटिक है, 2 आंसर होंगे, एक हमें गिवन होगा तो दूसरा पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको एक अननोन वेरिएबल दे देगा के, बोलेगा आपको एक 0 दे रखा है, दूसरा निकालो। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भी आपको जो है 2 से 3 नंबर देखने को मिल सकते हैं। तो इस पे भी आप 3 नंबर सोच के चलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। ठीक है,
इसके बाद जो है ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो है पहले ही एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। आप देखो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो इस तरीके के ग्राफ आपको पहले ही एक्सरसाइज में देखने को मिल जाएंगे। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो आपको बोलेगा कि यू हैव सम ग्राफ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और बताओ कि इसमें जो है कितने ज़ीरोज़ पॉसिबल हैं। तो भैया मैंने आपको जस्ट ऊपर क्या बोला, आप ज़रा यहाँ पे फोकस करना, बस यहाँ पे जहाँ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, पी ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एक्स, यानी यहाँ हमें किससे मतलब है, एक्स से मतलब है, वाई से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो आपका कर्व होता है ना, ये जो आपके कर्व है, ये जो लाइन है इधर से मुड़ी तुड़ी जा रही है, तो यहाँ पर आपने ये देखना है। मैं थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ, पहले आप ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखना, ये जो भी ग्राफ है, ये ग्राफ है क्या, ये जो कर्व है ये है क्या, ये एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है कि भैया ये जो पॉलिनोमियल है वो इसी जगह से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है इसके, कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करता है। हमें वाई से कोई मतलब नहीं है, अगर वो पी वाई लिखा होता तो वाई से मतलब होता। अभी क्या लिखा हुआ है, पी एक्स। इसका मतलब हमें ये देखना है कि ये कर्व आपकी एक्स एक्सिस को कितनी बार कट या टच करता है। तो भैया एक तो ये कर दिया यहाँ पे, ठीक है, मैं थोड़ा सा पॉइंट लगा देता हूँ यहाँ पे। तो एक तो यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे लेट मी सेलेक्ट, तो एक तो यहाँ पे कर दिया, ठीक है, एक यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया और एक यहाँ पे। तो आप देखो 4 जगह हो गया ना। तो इसका मतलब है जिस भी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है उसके 4 ज़ीरोज़ पॉसिबल हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं जी आगे अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पे, दूसरे वाला पार्ट देखते हैं इसका, ठीक है। तो ये है जी आपके पास, जैसे ये वाला है, ये जूम इन कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो देखो जी थोड़ा सा ध्यान देंगे, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। चलो जी इस वाले पे देख लेते हैं। तो इस वाले पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो जी यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है हमें सेलेक्ट करा, तो एक तो यहाँ पे टच करा और एक यहाँ पे टच करा। तो कितनी जगह टच करा है, सिर्फ 2 ही जगह टच करा है, इसका मतलब इसके 2 ही ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। बस ग्राफ वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ कहाँ से आएगी, देखो ये जो मेन चीज़ है वो मेन चीज़ यहाँ पे है, ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो यू टाइप का शेप है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है यू शेप। तो ये जो यू शेप बनता है ना इस तरीके का, किसी भी पॉलिनोमियल को पी एक्स लिखते हैं और इक्वल में क्या लगाते हैं, वाई। यानी कि आप यहाँ एक्स की वैल्यू रखोगे तो आपको कहाँ पे मिलेगी, वो वाई एक्सिस पे मिलेगी। तो पी एक्स इक्वल टू क्या लिखा जाता है, वाई। अब की बार केस स्टडी भी आ रखी थी, कई बच्चे उसमें कन्फ्यूज़ हुए। जो है आर्च वाली एक केस स्टडी आई थी अभी रिसेंट, जो पेपर हुआ है 10th क्लास का। तो ध्यान रखना, ये जो यू शेप है ना अपने पास इस तरीके से, इसका नाम क्या होता है, पैराबोला। तो आपने ध्यान रखना है कि जो यू शेप होता है वो पैराबोला होता है। और डजेंट मैटर कि ये कहाँ पे बनी हुई है, पैराबोला ही होता है वो। आप ये सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो यहाँ पे बनी हुई है। इसके अलावा अगर मैं बनाना चाहूँ तो पैराबोला ऐसे भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं है कि भाई मतलब हम जो है यहाँ पे सिर्फ ऊपर ही दें, ऐसा नहीं है। आप हो सकता है कि दूसरी जगह भी बन सकता है। जैसे मैंने कहा जी इस तरीके से मैंने बना दिया, या फिर मैंने इस तरीके से बना दिया, या फिर इस तरीके से बना दिया। आप बस ये देखो कि वहाँ पे क्या यू शेप बन रहा है क्या कि नहीं। अगर वो यू शेप बन रहा है तो इसका मतलब वो पैराबोला है। और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। बस इस चैप्टर में इतना ही है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है बस उसके बाद जो है थोड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन तो भैया प्रैक्टिस से ही आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा सकूँ। बेसिक ज़रूरी थे, अगर आप लेना चाहो तो यहाँ से आप इन जो है सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं रोक देता हूँ यहाँ पे, आप जूम करके जो है अपना ले सकते हैं स्क्रीनशॉट।